Hello, good afternoon, student. Welcome to today's session. This is me, Kiran, your political science faculty. And सबसे पहले तो सभी को हैप्पी होली होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी जो है वो वैसे तो ज़्यादा सेलिब्रेशन कल होगा, आज तो नहीं होगा, बट उम्मीद है कि अच्छे से खेलेंगे और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करेंगे, जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और आपस में प्यार से होली खेलेंगे। जल्दी से सेशन से जुड़ते जाएं। जो स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं प्लीज़ राइट हाय, हेलो, हाउ आर यू। अगेन अटेंडेंस मार्क कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। एंड जैसे ही बाकी स्टूडेंट्स जुड़ जाएंगे विल स्टार्ट विद आवर क्लास। एंड आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि एज सच ये किसी मेजर टॉप उसमें नहीं आता है, बट इवेंट्स आते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। कुछ वर्ल्ड वॉर वन कब हुआ, कोई पोस्टडेम कॉन्फ्रेंस हो गई, बर्लिन वॉल हो गई, इस तरीके के कुछ कुछ मेजर इवेंट्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। तो उन्हीं को आज की क्लास में करेंगे हम कवर। एंड बिफोर वी स्टार्ट, दिस इज़ माई फ्री यूट्यूब क्लासेस टाइमिंग ट्यूसडे टू सैटरडे। हम 3:30 बजे यूट्यूब के ऊपर मिलते हैं। एंड ये है आज की क्लास का टॉपिक, इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो भी कोई मेजर कॉन्फ्रेंस हुई है, एग्रीमेंट हुआ है, उन सभी को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। ये टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड है, जिसने ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ डू ज्वाइन दैट। एंड दिस इज लिंक किरण मैम टेक्स्ट बुक। जिसको नहीं मिले क्यूआर कोड से वो इस लिंक के थ्रू भी जो है वो कर सकते हैं सर्च उसको। तो शुरुआत करते हैं। देखो ये है 19वीं शताब्दी में, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध से पहले कुछ कुछ मेजर जो इवेंट्स हुए, फिर विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, फिर उसके बाद मैंने किए, फिर द्वितीय विश्व युद्ध, फिर शीत युद्ध, और फिर 21वीं शताब्दी। ऐसे करके मैंने कुछ मेजर इवेंट्स को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। एंड तो शुरुआत करते हैं। 19वीं शताब्दी में पहला कांग्रेस ऑफ वियना था क्या, हम सबके जैसे ईयर, मेजर ईयर क्या है और उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है उसको हम कवर करेंगे। सो वियना कांग्रेस 1815 के अंदर हुई। दिस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड आफ्टर द नेपोलियनिक वॉर्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन यूरोप। तो यूरोप के अंदर वॉर के बाद, नेपोलिक वॉर जो हुआ था उसके बाद में काफ़ी अस्थिरता बढ़ गई थी, और उसी को मेंटेन करने के लिए कि उस स्थिरता को कैसे एस्टेब्लिश किया जा सकता है, उसी के लिए कांग्रेस ऑफ वियना ये ट्रीटमेंट, ये संधि जो है ये एक की गई थी, कॉन्फ्रेंस तरीके की गई थी। इसमें किस किसने पार्टिसिपेट किया? ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया, और कुछ दूसरे जो यूरोप के अंदर इंपॉर्टेंट मेजर पावर्स हैं, उन सारे कंट्रीज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। देन कमिंग टू क्रीमियन युद्ध, क्रीमियन वॉर 1853 से 56 के अंदर चला। ऑटोमन साम्राज्य को लेके जो, जैसे क्योंकि इंडिया के अंदर भी जब वो मूवमेंट चला था तो गांधी जी ने सपोर्ट किया था ऑटोमन साम्राज्य को लेके। तो ये काफ़ी जो है वो इतिहास में इम्पॉर्टेंट है कि उसके अराउंड कौन कौन से मूवमेंट चले हैं, किस तरीके से जो है वो कंट्रीज़ ने उसको रिएक्ट किया है या कैसे उस पर अडॉप्ट किया है। तो ऑटोमन साम्राज्य एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है हिस्ट्री में। रूस का जो साम्राज्य था, रशियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, तो उनके बीच में जो लड़ाई चल रही थी जिसका समर्थन ब्रिटेन और फ्रांस ने किया, तो उसमें जो है ब्रिटेन एंड फ्रांस भी इन्वॉल्व थे। उन्होंने जो है वो इस लड़ाई में पार्टिसिपेट किया, जिसमें रूस की जो है वो हार हो गई और जो यूरोप की शक्ति संतुलन थी उसमें बदलाव आया। तो ये वॉर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। किस किस के बीच में हुआ? ये हुआ रशिया एंड ऑटोमन एम्पायर के बीच में, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस ने उन दोनों को रेस्पेक्टिवली सपोर्ट किया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और क्यों क्रिटिकल था ये? क्योंकि यूरोप की शक्ति किसके हाथ में होगी, किसके हाथ में नहीं होगी, उसका ये एक भविष्य डिसाइड करने वाला था, इसलिए ये वॉर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। देन आ जाते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। ये हम क्लास में भी कई बार कर चुके हैं, जैसे बाद में भी इवन हुआ है, पहले तो हुआ ही है, क्योंकि नेशनल, राष्ट्रीय आंदोलन जो था उसमें एक इम्पॉर्टेंट बेडरॉक की तरह काम करता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, क्योंकि इनके यूनिफिकेशन, एकीकरण के बाद ही जो राष्ट्रवाद है या जो लोकतंत्र आप बोलो, वो लोकतंत्र ऑल्टरनेट बट मेनली राष्ट्रवाद की भावना जो थी वो ज़्यादा प्रिवलेंट होनी शुरू हुई थी। ऑटोमन बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी
का एकीकरण हुआ, जबकि इटली का एकीकरण ग्यूसेपे गैरिबाल्डी। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, ऑटोमन बिस्मार्क एंड ग्यूसेपे गैरिबाल्डी, ठीक है, एंड कैमिलो कैवियर। तो इनके नेतृत्व में जो है वो इटली का यूनिफिकेशन हुआ और जर्मनी का हुआ ऑटोमन बिस्मार्क के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ईयर याद रखना है, कब हुआ वो आपको याद रखना है। देन आ जाते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध में जैसे बाल्कन संकट, बाल्कन क्राइसिस हुआ, उसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध जो था वो शुरू हुआ। तो ये कब हुआ वो आपको याद रखना है, 1912 से 13 के बीच में हुआ। अगेन वही ऑटोमन साम्राज्य जो मैंने बताया ऐतिहासिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑटोमन एम्पायर। वीकनिंग ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, उसके वीक होने की वजह से जो बाल्कन क्षेत्र है, अब मैप मैंने इंक्लूड नहीं किया है, बट जो बाल्कन क्षेत्र है उसके अंदर किसके हाथ में शक्ति रहेगी, क्योंकि पहले ऑटोमन साम्राज्य का एम्पायर था और उसने कॉन्कर किया हुआ था। बट ग्रेजुअली एंड स्लोली ऑटोमन एम्पायर जो था काफी युद्ध के चलते और बहुत सारे रीजंस के चलते डिक्लाइन कर गया था। एंड देन देयर वाज क्राइसिस कि अब जो है वो बाल्कन रीजन पे किसका राज्य होगा। अब शक्ति संतुलन, जब हम विश्व इतिहास पढ़ते हैं तो शक्ति संतुलन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी के पीछे सारा विश्व युद्ध 1, 2, शीत युद्ध, सारी चीज़ें जो है वो उसी के पीछे हुए हैं। तो एक तरीके से अगर हम बोलें तो यथार्थवादी जो स्कूल है जो कहता है कि राष्ट्रीय हित, पावर इंपॉर्टेंट है, तो वो गलत भी नहीं बोलता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कमिंग टू दिस, बाल्कन क्षेत्र में जो था वो वही शक्ति का कि अब ऑटोमन एम्पायर आपका एक वो है ना करता धरता, तो बचा नहीं, ऑटोमन एम्पायर बचा नहीं। अब जो है वो सबने ट्राई करना शुरू कर दिया थे कि उसके अंदर जो भी देश हैं, जो भी राज्य हैं, वो हमारे अंडर में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बुल्गारिया, ग्रीस, मोंटेगार्नो, सर्बिया, इन आपस में जो है वो लड़ाई हुई, जिसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध का एक आधार शुरू हो गया। एंड देन बाद में बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां जो है, बड़े बड़े कंट्रीज उसके अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हो गई, इसलिए दैट टर्न्ड, वो शुरू हुआ बाल्कन रीजन से। ये आपको याद रखना है, कब हुआ, क्यों हुआ, वो आपको याद रखना है। एंड देन फिर आ जाते हैं प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 और उसके बाद की घटनाएं। तो पहला प्रथम विश्व युद्ध जो मैंने बता दिया कि उसका रीजन था बाल्कन रीजन के अंदर जो ऑटोमन साम्राज्य का अंत हो गया था, उसके बाद अब वहां पे किसके हाथ में शक्ति होगी, किसके हाथ में सत्ता होगी, वो चीज जो थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। उसी की वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसमें मित्र राष्ट्र यानी कि अलाइड पावर्स जिनको बोलते हैं, उसमें कौन कौन थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली एंड यूएसए। तो ये सारे एक तरफ थे, ठीक है, जिनको कहा जाता है अलाइड पावर यानी कि मित्र देश कहा जाता है, और दूसरे थे केंद्रीय शक्तियां यानी कि सेंट्रल पावर। अब सेंट्रल पावर में कौन कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन साम्राज्य जो वीक हो गया था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, आपको कौन जो है वो सेंट्रल पावर्स में था, कौन अलाइड पावर्स में था, दैट यू हैव टू रिमेंबर, वो आपको याद रखना है। एंड इट कोजेज इंक्लूडिंग इंपीरियलिज्म, मिलिटरिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटीज। अब इंपीरियलिज्म किस तरीके से, सवाल ये उठता है, क्योंकि लड़ाई क्या थी प्रथम विश्व युद्ध में, लड़ाई तो यही थी ना कि किसके पास कितनी ज्यादा बड़ी टेरिटरी होगी और कौन किसका किस पे राज होगा। तो यही जो है वो एक युद्ध का कारण बना प्रथम विश्व युद्ध में। फिर आ जाते हैं बोल्शेविक क्रांति, 1917 के अंदर जो है वो हुई, ये सबको पता है, लेनिन के नेतृत्व में हुई। और इसी से जो अभी हमने कुछ दिन पहले सेलिब्रेट किया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसकी नींव भी कहीं ना कहीं इसी से पड़ी थी, क्योंकि 1917 के अंदर जो महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस रेवोल्यूशन किया था, उसी के कारण पहली बार जो कामकाजी महिलाएं थी, वर्किंग वेमेन थी, उनके राइट्स को एक्नॉलेज किया गया था, ठीक है। तो इसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की नींव भी स्थापित की है। अब लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक जो थे, उन्होंने जार निकोलस द्वितीय जो था उनकी सत्ता को चुनौती दी एंड उनको सत्ता से हटा दिया। तो इसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स आपको याद रखने हैं। एंड इसके बाद जो है रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। हालांकि ये अलग बात है कि वो काफ़ी लंबे टाइम तक चली नहीं एंड उसके खुद अपने कुछ लूप होल्स थे जिसकी वजह से वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर पाई, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। देन फिर उसके बाद में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ, तो ये आपको याद रखना है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो भी बड़े लेवल पे नुकसान हुआ था उस, और क्योंकि कहीं ना कहीं सबको ये रियलाइज हो गया था कि इतने न्यूक्लियर वेपन्स और इतनी लड़ाई मार काट ये सब चीज़ें जो है वो लंबे टाइम तक अगर चली तो सबके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, तो शांति स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। एंड उसी कॉन्टेक्स्ट में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 1919 में इसका आयोजन जो था वो किया गया इस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें विजयी देश जो थे उन्होंने पराजित राष्ट्रों पर कड़ी शर्तें लगाई। इवन इसके बाद पोस्टडेम कॉन्फ्रेंस, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी पोस्टडेम कॉन्फ्रेंस, ठीक है। बट इसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई जिसको बायस्ड बोला गया,
इसको भी ये बोला गया जो जी कंट्रीज हार गई थी तो उन्होंने क्योंकि जो सेंट्रल पावर्स थी, केंद्रीय शक्तियां जो थी वो हार गई थी प्रथम विश्व युद्ध में और अलाइड पावर्स जो थी जीत गई थी। अब अलाइड पावर्स में जो बिग फोर के नाम से उनको जाना जाता है, बिग फोर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन था? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस एंड इटली। ठीक है, तो ये जो चार शक्तियां जीत गई थी जिनको हम अलाइड पावर्स बोलते हैं, इन्होंने अब उसका बंटवारा कैसे होगा, जो क्षेत्र हमने जीत लिए हैं उसको डिसाइड करने के लिए कॉन्फ्रेंस किया गया। एंड ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स इज ऑल्सो वन ऑफ इम्पॉर्टेंट, मतलब उसी के एक कड़ी का हिस्सा है। बट जिसको जो जो देश हार गए थे, जैसे ऑटोमन साम्राज्य है, जर्मनी था, उन्होंने क्या बोला कि ये बायस्ड है, आपने न्यायपूर्ण तरीके से जो है वो सीमाओं का बंटवारा नहीं किया है। ठीक है, जिसकी वजह से शांति कभी स्थापित नहीं हो पाई और इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध, फिर से द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो हो गया। देन हुई ट्रीटी ऑफ वर्साइल, जिसमें जर्मनी, स्पेशली क्योंकि जर्मनी एक उभरती ऐसी शक्ति थी, आज भी है इवन, और उस पे कभी ना कभी बहुत, जर्मनी इवन जापान के ऊपर बहुत कड़ी जो थी शर्तें, प्रतिबंध, जैसे हमने जब पोखरण का युद्ध की वो किया था, परमाणु परीक्षण किया था, तो अमेरिका ने भी हमारे ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। बेसिकली ये जो बिग पावर्स होती हैं, बड़ी शक्तियां होती हैं, ये डाइजेस्ट नहीं कर पाती कि कोई और इनके मुकाबले कोई शक्ति उभर आए, कोई किसी के पास न्यूक्लियर वेपन्स इतने ज़्यादा मजबूत हो, तो इस वजह से ये प्रतिबंध, सैंक्शंस लगा देना, ये चीज़ें जो है वो क्या है, आम बात है। ठीक है, तो युद्ध, जिसमें युद्ध का हर जाना, सैन्य सीमाएं, क्षेत्रीय नुकसान, वो सारी की सारी जो है ये शर्तें जर्मनी के ऊपर लगा दी कि जो भी नुकसान आपने किया उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, सैन्य प्रतिबंध लगा दिए उसके ऊपर, और युद्ध में जो भी हर जाना हुआ है वो भरना पड़ेगा। और दूसरा, उसने जो टेरिटरीज थी वो भी छीन ली। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अंदर उसने जो टेरिटरीज यानी कि जो भौगोलिक क्षेत्र कॉन्कर किए थे, वो क्षेत्र भी उससे छीन लिए कहीं ना कहीं। ठीक है, इस वजह से इसमें द्वितीय विश्व युद्ध की प्रमुख, जैसा मैंने बताया कि इसी वजह से, क्योंकि वो बायस्ड, इसको बता दिया गया कि ये बायस्ड है, यानी कि ये इसने अलाइड पावर्स को ज़्यादा फेवर किया है और दूसरे देशों को उतना फेवर नहीं किया है। इसी की वजह से कभी वो मन मुटाव, जो मन में रंजिश बैठ जाती है ना, है ना, कि अब देखता हूँ तेरे को, तो इसलिए वो द्वितीय विश्व युद्ध की जो थी आधार तैयार हो गया था। अगर तभी न्यायपूर्ण हो जाता, वो सेटिस्फाई हो जाते, तो शायद कभी वर्ल्ड वॉर 2 हो ही नहीं पाता। बट एनीवेज वो हो गया। ठीक है, फिर लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में ये असफल रहा और जिसकी वजह से बाद में यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश किया गया। इसकी हिस्ट्री सबको पता है। देन म्यूनिक एग्रीमेंट हुआ 1938 के अंदर। इस समझौते के तहत ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया के सुडेनलैंड पर कब्जा करने की अनुमति दी, जिसमें हिटलर को और अधिक आक्रामक होने का मौका मिला। तो सबको पता है कि वो टाइम फेज कौन सा था, जब जर्मनी के अंदर हिटलर का राज हुआ करता था और नाजी जर्मनी उसको बोला जाता था, जिसमें जीते जागते कितने लाखों लोगों को होलोकास्ट यानी कि जिंदा जला दिया गया था। तो उस टाइम पे हिटलर जो है वो अपना प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को अपना एक्सपेंशनिस्ट फेज में था, यानी कि अपने जर्मनी की टेरिटरीज को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। एंड ये म्यूनिक एग्रीमेंट जो था, ये ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी, यानी कि ये दोनों एक तरफ, ठीक है, और जर्मनी एक तरफ, ये यानी कि इनके बीच में जो था ये म्यूनिक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें अब किसके बीच में हुआ, कब हुआ, समझौते का नाम, और इसमें क्या किया गया। इसमें जर्मनी को जो है वो परमिशन दे दी गई कि चेकोस्लोवाकिया के ऊपर जो है वो कब्जा कर सकता है, जिससे उसको और हवा मिल गई। हिटलर की जो एक्सपेंशनिस्ट फीलिंग्स थी वो उसको और ज़्यादा हवा मिल गई। ठीक है, देन नाजी सोवियत संधि, जर्मनी और सोवियत, आपको इससे पता ही चल जाएगा नाम से, नाजी मतलब जर्मनी, सोवियत मतलब यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, इनके बीच में संधि हुई 1939 के अंदर, जिसमें इन्होंने पोलैंड, जैसे मैंने शीत युद्ध में भी करा ना, पोलैंड, अब इसके बाद जब पोस्टडम कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें पोलैंड एक कंट्रोवर्शियल जगह जो था उसके रूप में बना रहा। दिस वॉज वन ऑफ देम। पोलैंड को आपस में बांटने के लिए दोनों के बीच में समझौता किया गया, और बट वो अगेन हिटलर को बायस लगा और हिटलर ने जो है वो सोवियत संघ के ऊपर हमला कर दिया। दैट अगेन लीड टू वर्ल्ड वॉर 2। फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45 के बीच में। ये भी जो है वो फिर से अलाइड पावर्स, जो कि 4 अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, इनके बीच में, एंड एक्सेस पावर्स, ध्रुवीय शक्तियां, ठीक है, जिनको कहा जाता है एक्सेस शक्तियां, जर्मनी, इटली और जापान। तो आपको अलाइड पावर्स में कौन थे, वो सॉरी मित्र राष्ट्र, हाँ, अलाइड पावर्स में कौन थे और एक्सेस पावर में कौन थे, तो वो आपको जो है वो याद रखना है, कौन कौन से कंट्रीज उसके अंदर आ जाएंगी। अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ एंड फ्रांस, और एक्सेस पावर्स में कौन आ जाएंगे, जर्मनी, इटली एंड जापान आ जाएंगे। ठीक है, तो ये विश्व इतिहास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन फिर त्रिपार्टी पैक्ट हुआ 1940 के अंदर,
जिसमें जर्मनी, इटली और जापान इन तीनों को एक्सिस पावर के रूप में गठबंधन में बांध दिया। यानी कि पहले तो ये ऐसे ही जुड़े थे, बट जब एक एग्रीमेंट होता है ना तो किसी भी चीज को एक सॉलिड रूप दे देता है। तो एग्रीमेंट होने के बाद में त्रिपाठी पैक्ट हुआ 1940 में, जिससे ये तीनों जो थे एक दूसरे से बंध गए। यानी कि एक पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी, किसी को जरूरत होगी, तो दूसरे बाकी दोनों जो है उसके साथ में खड़े रहेंगे। देन ऑपरेशन बारबोसा 1941 के अंदर हुआ। नाजी जर्मनी ने सोवियत संघ पे सैन्य हमला किया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, बहुत बड़ा, ठीक है, जिसमें जर्मनी को सफलता भी मिल गई, लेकिन अंततः उसे हार का सामना करना पड़ा, जिसमें यूएसएसआर की तरफ से ये ऑपरेशन चलाया गया था इन मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर, जिसमें जर्मनी को बाद में जो है वो वहां से भगा दिया गया था। नाउ होली है, स्पेशल ऑफर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपकी होली को और रंगदार ना बनाया जाए, ठीक है। उससे पहले DSSB का कोर्स चल रहा है, सबको पता है। देयर आर 4 PGT कोर्स इन पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान में 3-4 अभी PGT कोर्स चल रहे हैं आपके ऐप के ऊपर। DSSB जहाँ पे पेपर 1 और 2 दोनों की प्रिपरेशन कराई जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में यूपी PGT का चल रहा है। यूपी PGT की डेट भी आ चुकी है, एज यू ऑल नो, जो है वो जून के अंदर आपका एग्जाम है। ये है आपका BPSC का एग्जाम, BPSC ट्री, ठीक है। तो जो स्टूडेंट बिहार की PGT एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए भी वी हैव प्रोवाइडेड कोर्स। एंड उसके बाद में ये जो है वो आपका RPSC का, RPSC के अंदर भी जो है वो PGT की बहुत सारी पोस्ट आई हैं, इवन पॉलिटिकल साइंस के अंदर आई हैं। तो उसमें भी आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों कवर कराए जाएंगे, लाइव बैचेस आपको मिलेंगे, सिलेबस के हिसाब से पूरी क्लासेस आपकी कराई जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। मॉक टेस्ट और जो भी क्लासेस होंगी उनकी PDF सब आपको जो है वो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। बट व्हाट्स द पॉइंट, ऑफर क्या है? ऑफर है ये कि अभी जो है वो आपकी सेल लाइव है ऐप के ऊपर। तो लाइव सेल अगर आपको चाहते हैं इन ऑफर में से, मतलब इन PGT कोर्सेज में से किसी में भी एनरोल करना, सो दिस इज़ फॉर यू। ऐप के ऊपर जाओ, वहाँ पे आपको कोड लगाना है, ये आप कोड लगाएंगे मेरा कूपन कोड, तो आपको जो है वो अवेलेबल, यानी कि आपको ओरिजिनल प्राइस दिख रहा होगा, बट आप जो है वो कूपन कोड लगा के उसको कम प्राइस जो कि चल रहा है अभी, ऑफर चल रहा है, यू कैन अवेल दैट ऑफर, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। 13 मार्च 12 बजे तक है ये, ठीक है। उसके बाद नहीं मिलेगी, 13 मार्च 12 बजे तक ही है ये, उसके बाद जो है ये नहीं मिलेगी ये सेल आपको। हाँ जी। देन वर्ल्ड वॉर 2 और उसके परिणाम, अटैक ऑन पर्ल हार्बर 1941 में ये जो है आतंकवादी हमला हुआ। जापान ने हवाई में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर, यानी कि अमेरिका का जो नेवल बेस था उसके ऊपर पर्ल हार्बर, ये आपको जगह का नाम याद रखना है। एंड जो है वो क्यों, एक देखो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, क्यों अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हस्तक्षेप करना शुरू किया? वो पहले इन्वॉल्व नहीं था, वो बाद में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जापान ने उसके हवाई अड्डे पर, नेवल बेस पे हमला कर दिया था, ठीक है, पर्ल हार्बर पे, उसकी वजह से। देन D-Day इन्वेजन, यानी कि D-Day आक्रमण 1944, ये भी द्वितीय विश्व युद्ध का ही है। मित्र राष्ट्रों ने, यानी कि जो अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, उन्होंने नॉर्मंडी यानी कि फ्रांस पर सबसे बड़ा समुद्री आक्रमण किया, जिसमें पश्चिमी यूरोप को नाजी शासन से मुक्त करने की शुरुआत हुई। तो अगेन वहां से जर्मनी को बाहर निकालने के यूरोप से उसकी एक शुरुआत की गई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देन ये सबको पता है हाउ द वर्ल्ड वॉर 2 द्वितीय विश्व युद्ध एंडेड, वो एंड हुआ है जो वो हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हथियार डालने की वजह से 1945 के अंदर, ठीक है। अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी 2 जगहों पर ये डाले थे। ये जो है वो कई बार, इसके आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे ये एटम्स के नाम क्या थे, बॉम्ब्स के नाम क्या था, ये भी एग्जाम में आता है। एंड इवन अगेन ये आपकी 12th की NCERT की पुस्तक में दिया गया है। तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट वर द नेम्स ऑफ दीज 2 बॉम्ब्स, जो न्यूक्लियर बॉम्ब थे ये, इनका नाम क्या था। फिर पोस्ट वॉर इवेंट्स, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना करी जा सके और जो भी हर्जाना हुआ है उसको पूरा किया जा सके, उसके लिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ की 1945 के अंदर, जिसमें मेन ये स्थायी सदस्य बने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य बनाए गए। देन उसके बाद में कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। अब उसका एक मेन रीजन था पोस्टडेम कॉन्फ्रेंस, जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो थी वो आपकी पोस्टडेम कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, पोस्टडेम कॉन्फ्रेंस हुई। देन आपका जो अमेरिका ने वो किया था जिसमें आर्थिक सहायता दी थी, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पॉलिसी, कोई नहीं, अभी मेरे माइंड से स्किप हो रहा है। वो कौन सी पॉलिसी थी जिसमें यूरोप के जो द्वितीय विश्व युद्ध में हार गए थे उनको आर्थिक सहायता देनी शुरू कर दी थी?
चलो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो गया है, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ, वो भी आपकी 12th की, अगेन 12th की पुस्तक में दिया गया है, पॉलिटिकल साइंस की बुक में दिया हुआ है वो आपकी, ठीक है। फिर द्वितीय इसकी कोल्ड वॉर की, शीत युद्ध की शुरुआत हुई, जिसमें विश्व 2 ब्लॉक्स में बट गया था, यूएसए एंड सोवियत यूनियन में, ठीक है। देन बर्लिन ब्लॉकेड एंड एयरलिफ्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये शीत युद्ध की एक इंपॉर्टेंट घटना है, जिससे शीत युद्ध जो था वो ज़्यादा और गहरा हो गया था, या बढ़ गई थी, उसकी जो टेंशन थी वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो दिस वॉज द फेज जहाँ पे बर्लिन जो था, ठीक है, जर्मनी के ऊपर जगह है, उसमें एक आयरन वॉल क्रिएट कर दी थी यूएसएसआर ने, बर्लिन ब्लॉकेड के नाम से जिसको जाना गया। एंड 1948 से 49 ये टाइम फेज है, जिसकी वजह से दोनों के अंदर, ताकि वो किया क्यों, ताकि जो वेस्टर्न यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप से यहाँ पे आपका हवाई एरिया हो, या पानी के रास्ते हो, या रोड मार्ग से हो, रेल मार्ग से हो, किसी भी रास्ते से ईस्टर्न पार्ट में उसकी आवाजाही और जो है वो बंद किया जा सके, ठीक है। दिस वाज द मेन रीजन। देन नाटो की स्थापना हुई, जो कि यूएस से लेड ब्लॉक था, अमेरिका ने इस संगठन की, सैन्य संगठन की स्थापना की। इसका नाम क्या है, अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक ये सैन्य गठबंधन बनाया गया यूएसए की लीडरशिप में, जहाँ पे जो पश्चिम के देश थे, अमेरिका लेड जो देश थे, उन्होंने एक ट्रीटी की कि भैया जब भी किसी को जरूरत होगी, यानी कि हमारे सोवियत यूनियन के अगेंस्ट किसी भी देश को जरूरत होगी, तो विल बी देयर, हम खड़े रहेंगे। देन उसी में शीत युद्ध में ही एक कोरिया युद्ध हुआ, कोरियन वॉर हुआ 1950 से 53 के बीच में। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंसेस हैं, इवेंट्स हैं, जो शीत युद्ध के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछे जाते हैं और एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए इनकी सीरीज याद रखनी ज़रूरी है, कब हुआ वो याद रखना जरूरी है। उत्तर कोरिया, जिसको यूएसए बिल्कुल, क्योंकि वहां पे कम्युनिज्म सरकार थी, ठीक है, कम्युनिज्म का ज्यादा इन्फ्लुएंस था, तो उत्तर कोरिया को सोवियत ने सपोर्ट किया और दक्षिण कोरिया को अमेरिका ने सपोर्ट किया, ठीक है। देन उसके बाद आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज, जैसे देतांत का टाइम पीरियड चला लेट 1960 से लेके 1960 के उत्तरार्ध से लेके 1970 तक, ये देतांत का टाइम पीरियड चला, ये भी आपको याद रखना है। और उसमें कुछ ऐसी ट्रीटी हुई यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, जहाँ पे दोनों ने कोशिश की कि ये जो शीत युद्ध की जो टेंशन है, इनको किस तरीके से कम किया जा सकता है। अब घुस तो गए, या नुकसान तो है, बट कम किए कैसे किया जा सकता है, तो कुछ कुछ जो थी वहाँ पे ट्रीटीज भी हुई। एनपीटी उनमें से एक है, एनपीटी साइन हुई दोनों के बीच में, साल्ट 1 साइन हुई, एंड स्टार्ट 1 जो है वो, ये तो बाद का टाइम फेज है स्टार्ट 1 का। साल्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है उस टाइम फेज में, ठीक है। वियतनाम वॉर 1955 से 75 के बीच में चला, जहाँ पे अगेन यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों एक डायरेक्ट वॉर में आते आते बचे। कम्युनिस्ट वियतनाम को रोकने के लिए अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम का समर्थन किया। अगेन वियतनाम भी डिवाइडेड था, उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में, ठीक है। और इसमें अमेरिका की जो थी वो इस युद्ध के अंदर हार हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 के अंदर हुआ, क्यूबा के अंदर, जो कि अमेरिका का एक नियर बाई एरिया था, बट उसका यूएसएसआर का बहुत इन्फ्लुएंस था, उसने वहाँ पे अपनी बहुत डेंजरस मिसाइल जो थी वो प्रोजेक्ट कर दी थी। बट बाद में जैसे ही उसको गुप्त रूप से, और वो भी जैसे ही पता चला, तो कुछ एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में, और वो मिसाइल जो थी वहाँ से उठा ली गई, हटा ली गई, ठीक है। तो ये इंसिडेंस हुआ था। सोवियत, फिर देन जो है वो बर्लिन वॉल का डिक्लाइन हुआ, आयरन जो कर्टेन था उसका डिक्लाइन हुआ, एंड सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, एंड शीत युद्ध खत्म हुआ। फिर ये कुछ 21वीं शताब्दी के इंपॉर्टेंट इवेंट है, जैसे आपका ये एग्जाम में आते हैं। 9/11 का हमला, ये तो यूजीसी में भी कई बार आ चुका है। 9/11 का हमला कब हुआ, 2001 के अंदर, जहाँ पे अल कायदा ने अमेरिका की जो बिल्डिंग थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उस पर हमला किया था, ठीक है। और उसी की वजह से अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू कर दिया था, जिसमें ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ईरान के अंदर कोई ऑपरेशन, वो ऑपरेशंस जो थे, जो इस्लामिक कंट्री थी बेसिकली, उन पे वो ये ऑपरेशंस जो थे वो मतलब चला दिए थे, डिक्लेयर कर दिए थे अमेरिका ने। सो दिस वाज द रीजन फॉर दैट। देन इराक के ऊपर, ये भी वॉर ऑन टेरर का ही एक रिजल्ट था, उसका एक परिणाम था। इराक पे हमला किया, क्या बोल के वहां पे सामूहिक, देखो ये भी आपकी 12th की बुक में आता है, ठीक है। तो क्या बोल के हमला किया कि आपके सामूहिक विनाश के हथियार, यानी कि ऐसे बड़े न्यूक्लियर डिवास्टेटिंग वेपन्स हैं इराक के पास में, जो पूरी दुनिया को खतरा पहुंचा सकते हैं, इसीलिए उस पर हमला करना, करके उसको रोकना जो है वो ज़रूरी है, ये बोल के किया था। बट उसका पीछे का मंशा यही थी, वॉर ऑन टेरर था। तो वो बताना नहीं चाह रहा था यूएसए, क्योंकि उसके पर्सनल रीजंस हैं, क्योंकि हुआ ऐसा कि जब उसने हमला किया तो वहाँ पे कुछ मिला नहीं, ठीक है।
देन अरब स्प्रिंग 2010 से 12 के बीच में हुई, जहां पे अरब देशों में लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शन और क्रांतियों की एक श्रृंखला थी। यानी कि अरब के अंदर उससे पहले लोकतंत्र उतना प्रिविलेंट नहीं था, तो लोगों ने लोकतंत्र को लाने के लिए जो किया उसको अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम में आ जाता है। देन अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी, जो कि अभी कुछ रीसेंट फिनोमिना है, 2-3 साल पहले का ही है। 20 वर्षों के बाद अफगानिस्तान के अंदर तालिबान सरकार आ गई और उसने अमेरिका की जो सेना थी जो वहाँ पे तैनात थी उसको क्या कर दिया, वहाँ से भगा दिया है। ठीक है, सो यस, दिस वॉज इट अबाउट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट। ये आपको जो है वो याद रखना, इनके ईयर याद रखना, इनकी क्रोनोलॉजी आ जाती है, और ये एग्जाम में इनसे रिलेटेड एक तो क्वेश्चन तो जो है वो ज़रूर आता है। तो आपसे गुजारिश है कि जब भी जाएं एग्जाम में तो ये इवेंट्स, इनकी सीरीज याद करके जाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, एंड अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। कल हमारी भी क्लास नहीं है, हम भी सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, बट उम्मीद यही है कि सबको जो है वो होली जैसे रंगों का त्यौहार है तो सबके जीवन में रंग भर जाएं, सपनों के रंग भर जाएं और सपने पूरे होने के रंग भर जाएं। इसी उम्मीद के साथ में हैप्पी होली। एंड नाउ वी विल मीट डे आफ्टर टुमारो। हम लोग सैटरडे को मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, हैप्पी होली अगेन।